हाँ तो बच्चों, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि अपना चैप्टर नंबर 14 चल रहा था, यानी एटॉमिक फिजिक्स, परमाणुीय भौतिकी, अंतिम स्टेज में पहुँच चुके हैं हम। तो शायद में भी हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें टॉपिक का नाम है बेटा कि द्रव्य तरंग सिद्धांत से द्रव्य तरंग सिद्धांत से द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। राइट बेटा, यानी द्रव्य तरंग सिद्धांत जो वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने दिया था, उसकी सहायता से जो बोर का दूसरा अभिग्रहित है L बराबर mvr बराबर nh/2π, हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, यानी अथवा द्रव्य तरंग सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली ने। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डी ब्रोगली परिकल्पना की सहायता से दूसरा अभिग्रहित, जो बोर का दूसरा अभिग्रहित था, उसको हम क्वांटम प्रतिबंध भी कहते थे, mvr बराबर nh/2π। परिकल्पना की सहायता से क्वांटम प्रतिबंध की व्याख्या। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है बेटा, ये भी कह सकता है वो कि द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर के दूसरे अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए, या डी ब्रोगली परिकल्पना की सहायता से क्वांटम प्रतिबंध की व्याख्या कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो बेटा, डी ब्रोगली ने क्या किया था वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम डी ब्रोगली परिकल्पना जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। एक्चुअली में सबसे पहले जो प्रकाश जो तरंगों के रूप में या कण के रूप में जो नीचे आता है, इसके लिए विवाद पैदा हुआ था। यानी हाइगेन तो कहते हैं कि जो प्रकाश है उसकी गति तरंग के रूप में होती है, जबकि प्लांक और आइंस्टीन ये कहते हैं कि प्रकाश की जो गति होती है वो कण के रूप में होती है, क्वांटा के रूप में होती है, जिसे फोटोन कहते हैं। राइट बेटा, इस विवाद को सुलझाने के लिए डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना दी जिसे द्रव्य तरंग परिकल्पना कहते हैं। यानी उसने ये कहा कि जहाँ द्रव्य यानी कण है वहाँ तरंग भी है, जहाँ तरंग है वहाँ कण भी है। यानी आप अगर तरंग की व्याख्या करते हैं तो कण की नहीं कर सकते, और कण की करते हैं तो तरंग की नहीं कर सकते, यानी ये दोनों एक ही जगह पर उपस्थित होते हैं। तो इस आधार पर द्रव्य तरंग सिद्धांत दिया। तो डी ब्रोगली कहते हैं अपने द्रव्य तरंग सिद्धांत के आधार पर कि जब बोर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जब बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है बेटा, तो क्या करता है? वो एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। और उन्होंने कहा कि जब वो चक्कर लगाते लगाते अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है, क्लास 11th अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है। और बेटा, अप्रगामी तरंगों के लिए ऊर्जा का मान नियत रहता है, अर्थात इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो अप्रगामी तरंग के निर्माण में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन
वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो न तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता ना ही अवशोषण करता, जिसकी व्याख्या नील्स बोर नहीं कर पाए थे। यानी ये अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है जिसके लिए ऊर्जा का मान नियत रहता है। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी परिधि यदि कक्षा की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि क्या होगी 2πr। तो कक्षा की परिधि तरंग की तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज होती है, यानी तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के पूर्ण गुणज यानी n लैम्डा के क्या होती है बराबर होती है। यानी इन्होंने कहा 2πr इजकल टू n लैम्डा, 2πr इजकल टू n लैम्डा समीकरण नंबर 1। और डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर डी ब्रोगली परिकल्पना से जो तरंगदैर्घ्य आती है वो आती है लैम्डा इजकल टू h अपॉन पी, लैम्डा इजकल टू h अपॉन पी, यहाँ पर h क्या है प्लांक नियतांक है और जबकि p क्या है कण का संवेग है। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है और वेग v है तो संवेग p बराबर क्या होगा mv, यानी लैम्डा इजकल टू h अपॉन mv। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। और समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2πr इजकल टू n h अपॉन mv। तो यहाँ से देखो mv को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा mv, यहाँ r है और 2π गुणा में यहाँ कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा nh अपॉन 2π। क्या यह बोर की दूसरा अभिग्रहित नहीं था, यानी बोर का क्वांटम प्रतिबंध नहीं था। यानी हमने क्या किया डी ब्रोगली परिकल्पना का उपयोग करते हुए हमने बोर के दूसरे अभिग्रहित यानी क्वांटम प्रतिबंध को व्युत्पन्न कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर के क्वांटम प्रतिबंध की व्याख्या की जा सकती है। अब ये आता है कि अप्रगामी तरंगों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए अगर मैं n बराबर 4 लूँ, n बराबर 4 यानी जैसे k l m n कक्षाएं जो होती हैं, अगर मैं n बराबर 4 लूँ और इसके लिए अप्रगामी तरंग के निर्माण का चित्र बनाएं तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये हो जाएगा 2πr इजकल टू 4 लैम्डा, यानी उस वृत्ताकार कक्षा की परिधि 4 लैम्डा यानी 4 लैम्डा में क्या होनी चाहिए बटी हुई होनी चाहिए। देखिए कैसे, आप मुझे बताओ सबसे पहले तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। कोई तरंग एक पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी तय करती है इसे क्या कहते हैं तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ लैम्डा। इस आधार पर यदि ये एक वृत्ताकार कक्षा है, अगर ये वृत्ताकार कक्षा है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा स्मॉल r है, तो इस हिसाब से इसकी ये परिधि कितनी हो गई बेटा 2πr। ये कितने भागों में डिवाइड होनी चाहिए 4 लैम्डा 4 लैम्डा। तो मैं इसे 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। देखो कैसे, एक भाग यानी ये 2 हो गए, एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ, कितने भाग हो गए 4। अब एक पूरी चक्कर लगाने में तो एक पूरा चक्कर देखिए यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई साहब एक पूरी तरंग का एक चक्कर, जिसको हम किससे लिखेंगे लैम्डा से। अब दूसरी तरंग जब इस पे आके अध्यारोपित होती है तो किसका निर्माण होता है अप्रगामी तरंग का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई किसके बराबर है? तरंग दैर्ध्य के बराबर। ये एक है। अब इस ऐसे ही हम दूसरी का निर्माण कर देंगे। तो दूसरी का निर्माण कैसे हो जाएगा? ऐसे। तीसरी का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगी तीसरी। चौथी का निर्माण करेंगे तो ये चौथी हो जाएगी। तो देखो बेटा, इस प्रकार ये कितना हो गया? 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। तो इस प्रकार n बराबर 4 के लिए ये अप्रगामी तरंग का निर्माण आपको दिखाया गया है। 5 लेंगे तो यह 5 तरंग दैर्ध्यों में विभाजित होगी। 6 लेंगे तो ये 6 में होगी। 7 लेंगे तो ये 7 में होगी। ज़्यादा बेटर रहता है कि आप n बराबर 4 लें और इस निर्माण को दिखा दें। तो ये होता है अप्रगामी तरंग का निर्माण। संभवतः यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ। अब बचते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम चैप्टर के अंत में कुछ अनकही बातें लिखाते हैं, जो मैं आपको PDF भेजूंगा, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। यानी कुछ ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर कोई कहता है मूल ऊर्जा स्तर, तो उसके लिए n का मान कितना होगा? 1। अगर वो कहता है प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, तो n का मान कितना होगा? 2। मैंने बताया था कि उसकी क्रम संख्या में 1 जोड़ देंगे यदि उत्तेजित शब्द लगा है तो। अब एक और आता है, जैसे कोई कहता है फोटोन का संवेग। अगर आपको वो पूछता है किसका संवेग? फोटोन का। तो देखिए कैसे, फोटोन का संवेग। तो बेटा मैंने अभी बताया कि फोटोन से संबंधित डी ब्रोगली परिकल्पना के द्वारा तरंग दैर्ध्य क्या होती है? h/p। तो संवेग p बराबर क्या हो जाएगा बेटा? h/λ। राइट, h/λ। इसमें न्यू का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? गुणा। तो h न्यू जो होती है इसे लिखते हैं ऊर्जा, E बराबर h न्यू, डेल्टा E कह सकते हैं इसको। और लैम्डा न्यू किसका मान होता है? c का। यानी आपने पढ़ा होगा c बराबर न्यू लैम्डा। तो ये प्रकाश का वेग हो गया c। तो फोटोन का संवेग हो गया p बराबर डेल्टा E/c। राइट बेटा। अगर प्रश्न में पूछता है हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग, प्रतिक्षिप्त का मतलब है पीछे की तरफ हटना। अगर वो पूछता है प्रतिक्षिप्त संवेग किसका? हाइड्रोजन परमाणु का, तो ये बराबर होता है किसके? फोटोन के संवेग के बराबर। फोटोन के संवेग के बराबर होता है बेटा। तो इस प्रकार आपको प्रतिक्षिप्त हाइड्रोजन परमाणु का संवेग पूछे तो आप फोटोन का संवेग निकाल लीजिए, वही हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग होता है। एक अब आती है बात किसकी? तरंग दैर्ध्य की। वो आपसे तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान पूछता है। अगर आपको ऊर्जा का मान किस में दे रखा हो बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप कैसे निकालोगे? अगर मान लो आपको यहाँ से तरंग दैर्ध्य लैम्डा पूछे तो यहाँ तो ऊर्जा है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। किसका मान निकालना है? ऊर्जा का मान तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में। तो आप कैसे निकालेंगे बोलो? यहाँ पर क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? h/p। यहाँ क्या है? डेल्टा E/c। तो अपन देखते हैं कि ये होता है h न्यू बराबर डेल्टा E। राइट, और ये होता है h न्यू का मान क्या होता है बेटा? c/λ। c/λ बराबर डेल्टा E। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो hc बराबर डेल्टा E इंटू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा hc/डेल्टा E। अब जो मेरी ट्रिक है वो कब काम आएगी? h मतलब प्लांक कांस्टेंट, c निर्वात में प्रकाश का वेग, इनकी बड़ी राशियां होती हैं, गुणा करोगे इसका मान फिर भाग दोगे, यानी आपको बहुत दिक्कत आनी है। मैं आपको बता देता हूं कि इसका मान आप कैसे निकालेंगे। देखिए, इसको आप स्टैंडर्ड तरीके से रट लें। देखिए कैसे निकालेंगे? लैम्डा बराबर यहाँ लिख दोगे 1242,
क्या लिख दोगे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, राइट। और नीचे क्या है डेल्टा ई, किसमें, नैनोमीटर में। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर डेल्टा ई का मान नैनोमीटर में दिया है तो आप यहाँ रख दीजिए, सॉरी, ऊर्जा का मान किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको ऊर्जा का मान पेपर में जूल में दे रखा है तो आप उसे किस में चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे चेंज करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अगर जूल में दिया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे आप। अब सुनिए आप कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर लैम्डा बराबर 1242 नैनोमीटर और डेल्टा ई का जो भी मान हो 5, 7, 10, 20 उसको हल करने के बाद आप उसका आंसर नैनोमीटर में निकाल सकते हैं। अगर किसी कंपटीशन के एग्जाम में वो नैनोमीटर में नहीं है तो इसे आप चेंज कर सकते हैं, किसमें, एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ यानी 1242 गुणा 10⁻⁹ मीटर, और नीचे किसका मान है, डेल्टा ई का मान है। आपको एंगस्ट्रॉम में पूछता है तो एंगस्ट्रॉम किसके लिए होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो -10 के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये -10 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा बेटा 10 का गुणा 420, 12,420 एंगस्ट्रॉम, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा ई का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। तो आपको जैसे भी सॉल्व करना है आप इन राशियों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक था ऊर्जा का मान। 9वीं कक्षा में ऊर्जा का सूत्र था बेटा, ऊर्जा का सूत्र था En बराबर -13.6, यहाँ था Z²/n², राइट बेटा। अब कोई कहता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 हो जाएगा, तो En का मान हो जाएगा -13.6/n²। कक्षा का क्रमांक जो भी देगा आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक आता है हाइड्रोजन सदृश परमाणु, हाइड्रोजन सदृश परमाणु यानी हाइड्रोजन के समान, कौन सा, जैसे मैंने बताया था हीलियम प्लस आयन, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन के समान परमाणु हैं। ऐसे ही Li2+, ये भी हाइड्रोजन के समान परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए Z का मान, अगर हीलियम है तो Z का मान कितना आ जाएगा, 2, यानी परमाणु क्रमांक। अगर लिथियम है तो Z का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ध्यान रहे हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1, लेकिन हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए Z का मान कुछ अलग होगा, और वो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों आप कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और या फिर मैं आपको, अगर इस कोविड-19 के बाद ऑफलाइन क्लासें जब चालू होंगी मैं उसमें एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल समझने के लिए हम एक दूसरे के आमने सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप कुछ एग्जाम्पल करना इस चैप्टर के, जब एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँ, चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँ। क्यों, मैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 मैं आपको करा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 7 कराऊंगा। मैं चाहता तो चैप्टर नंबर 15 कराता, लेकिन कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि सिलेबस लगभग 40% तक कम किया जाएगा जो सूचना है, और 40% कम करेगा तो पता नहीं कौन से चैप्टर हटा दे। इसलिए अपन शुरुआत में चैप्टर नंबर
7 पढ़ेंगे। और देखिए चैप्टर कोई सा भी हटा दे, यदि हमें अपनी नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।